हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्द चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चों की यही डिमांड थी कि सर चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक जहाँ पे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो मैं आपसे रियली बताता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान टॉपिक होगा आपके लिए। आज के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज जैसे टॉपिक में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिखाऊंगा आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने का एक आसान तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो सीखने के लिए सभी लोग तैयार हो। हम लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और हमने एक रामबाण ट्रिक निकाला है, जिससे हम बहुत बड़े क्वेश्चनों को कैलकुलेशन से बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो उस ट्रिक पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम 25-30 क्वेश्चन अप्रॉक्स चैप्टर से उठा के एक बड़ी सी क्लास बनाएंगे और आप देखिएगा सभी क्लासेस में वो वाली जो हमारा रामबाण ट्रिक है वो काम आएगा। तो आइए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसके बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस करना था, लेकिन बीच में हमने प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट की थी। फिर मैंने बोला था फिर से मैं चैप्टर पे आऊँगा, तो अब मैं फिर से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। और जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिस समय का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इतने आसान तरीके से। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए आज की क्लास। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं हम लोग। चलिए भैया, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, और साधारण ब्याज के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भैया चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है। ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज के ऊपर ब्याज ना दिया जाए तो साधारण ब्याज। पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा फार्मूला है उसे लिख देते हैं। होता क्या है, CI बराबर A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये इसका एक छोटा सा फार्मूला है जिसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक फार्मूला है जिसका उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश रहेगी कि फार्मूले का उपयोग ना किया जाए ना। ठीक है, सबसे पहले आप A मतलब जानिए, A क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट। ठीक है, इसको हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन। और P मीन्स हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मीन्स मेरा मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन होता है। R मीन्स हमारा रेट होता है, रेट मीन्स दर होता है। N हमारा जो होता है ये टाइम होता है, टाइम मीन्स समय होता है। ठीक, सबके बारे में हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन्हीं 4 चीज़ों पे वर्क करना है। आपके पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, या तो अमाउंट निकालने की बात करेगा, या फिर प्रिंसिपल निकालने की बात करेगा, या फिर रेट निकालने की बात करेगा, या फिर समय निकालने की बात करेगा। मीन्स सिर्फ 4 चीज़ें ही आपसे पूछ सकता है, या तो वो अमाउंट पूछ सकता है, या प्रिंसिपल, या रेट, फिर या समय। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं पूछेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मात्र 4 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिपेंड इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर है। अगर हमने इन 4 चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो लाइफ में हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला, हमारा प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। तो इतना सा एक छोटा सा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, जिसका उपयोग हम रेयर केस में करेंगे, जिसका उपयोग हम लोग रेयर केस में करेंगे, बहुत ही रेयर केस में। जब हमें लगेगा कि अब सारी हमारी जितनी शक्तियां सब छीन ली गई हैं, तब हम इसका उपयोग करेंगे, वरना हम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? हम आपको एक नई तकनीक से सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
चलिए आइए अब सबसे पहले हम एक छोटी सी बात को समझते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंस को समझना बेहद ज़रूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है ना। चलिए आइए अब हम सबसे पहले एसआई हमने लिया प्रिंसिपल 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 3 वर्ष, ठीक है। आइए यहाँ से हमने कहा सीआई निकालिए और एसआई निकालिए, मीन्स दोनों बार हमने ब्याज निकालने की बात की है। हमने यहाँ से क्या कहा है, एसआई निकालिए और सीआई निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों अलग अलग निकालिए, क्योंकि हम इन दोनों के बारे में आपको अंतर को समझाना चाहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए आइए अब दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एसआई की बात करते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ये एक फार्मूला होता है, यहाँ से ब्याज निकलता है ना, यहाँ से साधारण ब्याज निकल आता है। अगर हमने 100 रुपये लिए हैं, बात को समझिएगा, सबसे पहले हम एसआई की बात करते हैं ना, एसआई की बात करते हैं। चलो एसआई यहाँ लिख देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने 100 रुपये उधार लिए, अगर इसके ऊपर 10% की दर से ब्याज लगाया जाता है तो 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज लगेगा, 10 रुपये। अगर हमने 100 रुपये उधार लिए तो 1 वर्ष में इसके ऊपर कितना ब्याज लगाया जाएगा, 10% की दर से 10 रुपये, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 110 रुपये। जब प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है। 1 वर्ष में जो ब्याज लगा वो कितने रुपए लगा, 10 रुपये लगा। और हमने आपको एक बात बताई है कि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, कभी भी अमाउंट के ऊपर। अब ये जब आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, और जब इसमें ब्याज जुड़ गया तो ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया। जब भी प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक। तो जब प्रिंसिपल से अमाउंट बन गया तो हमने बताया कि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, मूलधन के ऊपर लगता है। तो 100 रुपये पे 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज और लगा दिया तो कितने रुपए ब्याज मिला, 10 रुपये। तो 110 रुपये में 10 रुपये ब्याज जुड़ गया, कितने रुपए हो गया, 120 रुपये, ठीक है। फिर आगे समझिएगा, फिर 100 रुपये के ऊपर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगा, कितने रुपए लगा, 10 रुपये। अब फिर 10 रुपये इसमें जोड़ दिया गया तो कितने रुपए हो गया, 130 रुपये। मीन्स 100 रुपये जो आपने उधार लिया था उसको आपने बाद में कितने वापस किए, 130 रुपये। मीन्स टोटल ब्याज कितने रुपए आपने दिया है, 30 रुपये। 30 रुपये का तो ब्याज दिया। आपने एक आदमी से 100 रुपये उधार लिया, वापस कितना किया, 130 रुपये। तो टोटल 30 रुपये ही तो ज़्यादा दिया, जो ज़्यादा देंगे वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। इतनी बात समझ में आई। मीन्स साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। अब आपको जो फॉर्मूला बताया गया था, एसआई बराबर P मूलधन 100 है, R कितना है, 10 है, गुणे 3 वर्ष बटे में 100, तो 10 तिहाई 30। देखो 30 रुपये ब्याज लग रहा है कि नहीं लग रहा। और हमने बताया कि आप जो ब्याज दे रहे हो कितने रुपए दे रहे हो, 30 रुपये दे रहे हो। हम एक बात को समझाना चाहते हैं, आप उस बात को समझिएगा, आप बिल्कुल भटकिए ना, नहीं, ठीक है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम इस फार्मूले से आपको दिखा रहे हैं कि ब्याज देखो 30 ही रुपये लगा है, ठीक है। आपने 100 रुपये एक दुकानदार से उधार लिया या एक आदमी से उधार लिया, इस पर 10% की रेट से 1 वर्ष में जो ब्याज देंगे वो कितने रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे। तो ये प्रिंसिपल में जब 10 रुपये ब्याज ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा अमाउंट। फिर इस 100 रुपये पे अगले वर्ष फिर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, कितने रुपए, 10 रुपये। तो 110 रुपये पे 10 रुपये ब्याज जोड़ दोगे, कितना रुपये हो जाएगा, 120 रुपये। फिर 100 रुपये पे 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, कितने रुपये, 10 रुपये। 120 में 10 रुपये ऐड कर दो, कितना रुपये हो जाएगा, 130 रुपये।
तो टोटल 3 वर्ष में जो आपने ब्याज दिया वो कितने रुपए दिया? 30 रुपए। और साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। ये भी बात को आप नोट करते रहो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साधारण ब्याज में ब्याज देखो प्रत्येक वर्ष कितना है? 10-10 रुपए तो है। मीन्स साधारण ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, चौथे वर्ष का ब्याज, पांचवें वर्ष का ब्याज, सभी ब्याज इक्वल होते हैं। इतनी बात को समझते चलिएगा। साधारण ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, चौथे वर्ष का ब्याज, पांचवें वर्ष का ब्याज, छठे वर्ष का ब्याज, सभी ब्याज आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कभी भी साधारण ब्याज में ब्याज किसी भी वर्ष चेंज नहीं होता। जैसे कर दिया जाए कि 6 वर्ष में 180 रुपये ब्याज दिया गया, तो पहले वर्ष कितना ब्याज दिया गया? तो आप क्या कर दो, 6 तिरिक 18, 30 रुपये ब्याज दिया गया। समझ गए? जैसे अगर कह दिया जाए कि 7 वर्षों में 490 रुपये ब्याज दिया गया, तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज दिया गया? 7 7 49, 70 रुपये ब्याज दिया गया। मीन्स यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 70 रुपये ब्याज दिया गया। तो 7 वर्षों में आपने 490 रुपये ब्याज दिया, और यहाँ पे 30 रुपये ब्याज दिया गया। 6 वर्षों में कितना ब्याज दिया? 180 रुपये ब्याज दिया। इतनी बात सभी को क्लियर है कि साधारण वर्ष में ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बराबर होता है। सभी लोग क्लियर हो बिल्कुल? भैया कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा आप लोगों को? अगर कंफ्यूजन हो रही तो आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसको पूछ लें। अगर कहीं पर कोई भी समस्या है आपको तो आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। ठीक है, बताइए कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है। यहाँ पे एक नोट लिख लेना, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है। इतनी बात को समझते चलिएगा। अभी हमने साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज आपको बराबर ही मिलेगा। अब आइए अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब यही रेट, यही प्रिंसिपल, यही सब कुछ लेंगे। ठीक है, अब CI की बात करते हैं। प्रिंसिपल कितने रुपए? 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रुपए? 10%। ठीक है, समय कितना? 3 वर्ष। बात किसकी करनी? चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, आपने, हमें बात किसकी करनी भैया? चक्रवृद्धि ब्याज की बात करनी है। आपने 100 रुपये उधार लिया 10% की दर से। एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज देना होगा? 10 रुपये। तो कितने रुपए अमाउंट बना? 110 रुपये। जब एक वर्ष में आपने लिया तो कितने रुपए अमाउंट बन गया? 110 रुपये। बात को समझते चलना भैया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा अमाउंट के ऊपर ब्याज लगता है। शुरुआत में तो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है, फिर उसके बाद जितने भी ब्याज लगेंगे सब अमाउंट के ऊपर लगेंगे। ठीक है, अब 10% का ब्याज लगाओ तो अब किसके ऊपर लगेगा? अमाउंट के ऊपर लगेगा। अगर इसके ऊपर 10% का ब्याज एक वर्ष का लगाते हो तो कितने रुपए ब्याज बन जाएगा? कितने रुपए ब्याज बन जाएगा? बताओ जल्दी से। 11 रुपये ब्याज बनेगा। 11 रुपये ब्याज बनेगा। तो अब कितने रुपए हो गया? 121 रुपये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो कैसे। अब 110 रुपये है तुम्हारे पास, 110 रुपये है। इस पे 10% की दर से ब्याज लगाना है, तो परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 0 तो कितने रुपए ब्याज मिला? 11 रुपये ब्याज मिला। तो 110 में ये 11 जोड़ दोगे तो अब कितने रुपए हो गए? 121 रुपये हो गए। अब फिर अमाउंट के ऊपर ब्याज लगेगा। मीन्स 121 रुपये पे 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज निकालना है तो कितने रुपए ब्याज लगेगा भैया? 12.1 रुपये ब्याज लगेगा। 12.1 रुपये ब्याज लगेगा। तो 121 में 12.1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 133.1 रुपये। मीन्स टोटल जो धन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 133.1 रुपये। अब बात समझिएगा, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको। हम इसी बात को बहुत अच्छे से आपको समझाना चाह रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है
और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष तो मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, देखो 100 रुपये पे जब 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगाया गया तो कितने रुपए ब्याज मिला? 10 रुपये ब्याज मिला। तो अमाउंट प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए जब भी ब्याज निकालोगे तो ये प्रिंसिपल का काम करने लगता है, ये प्रिंसिपल का काम करने लगता है। जब भी अगले वर्ष के लिए आप ब्याज निकालोगे तो ये प्रिंसिपल का काम करने लगता है। देखिए इस पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा। लेकिन सेकेंड ईयर, जब दूसरा ईयर आएगा, सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। और जब थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा तो ये प्रिंसिपल बन जाता है, ये अमाउंट बन जाता है। ये सिस्टमेटिक वे है एक चक्रवृद्धि ब्याज का कि जब भी पहले वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल होगा तो इस पर ब्याज लगा के ये अमाउंट मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल का काम करने लगता है, फिर इसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है और इसके ऊपर ब्याज लगा के फिर हमें ये अमाउंट मिलता है। तीसरे वर्ष के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है और ये ब्याज मिलता है। अब समझिएगा, आपने टोटल कितने रुपए दिए? 133.1 रुपए दिए और लिए कितने थे? 100 रुपये। मीन्स टोटल ब्याज कितना दिया आपने? 33.1 रुपया दिया। और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है? अलग अलग होता है। और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखो प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग है, 10 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर 12.1 रुपये, यही तो है। 10 रुपये, 11 रुपये, फिर 12.1 रुपये, यही तो है ना। हर वर्ष ब्याज अलग अलग आ रहा है। मीन्स टोटल आपने ब्याज कितने रुपए दिया है? आदमी को 33.1 रुपये दिया। मीन्स टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपने दिया 33.1 रुपये। धन उतना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना भी है और समय उतना भी है। ब्याज आपने 33.1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया। पीछे आओ, यहाँ पे आपने साधारण ब्याज कितने रुपए दिया था? 30 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया? 33.1 रुपये। यही तो है, यही तो है ना। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज क्या देना पड़ रहा है भैया? ज़्यादा देना पड़ रहा है और साधारण ब्याज में ब्याज कम देना पड़ रहा है। तो बैंक आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती है, सेम ऐसे बेवकूफ़ बनाती है कि वो आपको ब्याज जो देती है, जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो उसके ऊपर जो वो ब्याज देती है वो साधारण ब्याज पे देती है, और जो बैंक से आप उधार लेते हो उस पर जो वो पैसा आपको देती है वो चक्रवृद्धि ब्याज से लेती है। जो आप बैंक से लोन लेते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पे वो हमें लोन देती है और हमें वापस किस पे करती है? साधारण ब्याज पे। मीन्स अगर हमने बैंक में पैसा दिया है, 100 रुपये जमा किया तो 3 वर्ष में हमें ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 30 रुपये। और जब हम बैंक से 100 रुपये उधार लेंगे तो हमें कितने रुपए देने होंगे? 33.1 रुपये। मतलब बैंक अच्छा बेवकूफ़ बनाती है हम लोगों को। समझो, इस फैक्ट को समझो भैया कि हमने जमा किया तो मेरा धन नहीं है, उस पर आप ब्याज नहीं दोगे, लेकिन तुमसे हमने ले लिया तो वो तुम्हारा धन हो गया। हाँ, वो तुम्हारा धन हो गया तो तुम ब्याज हमसे ज़्यादा ले लोगे। सोचो कितना बड़ा खेल है ये भारत का कितना बड़ा खेल है भैया कि आप जमा करके आओ तो आपको ब्याज कम मिलेगा और आप अगर उससे लेके चले आए तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। मीन्स उसने ला पढ़ा हुआ है, ला दा नहीं पढ़ा, देना नहीं पढ़ा, उसने लेना ही पढ़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बताइए कोई परेशानी? 30 रुपये 33.1% की बात क्लियर हो गई सबको ना? चलिए अब एक बहुत बड़ी बात है, अब समझिएगा। एक वर्ष का, पहले वर्ष का जो ब्याज है ये कितने रुपए है? 10 रुपये है। पहले वर्ष का ब्याज कितने रुपए है? 10 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का कितने रुपए है? 10 रुपये। मीन्स पहले वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। इसको लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज, 1 साल का पहले ईयर का फर्स्ट ईयर लिखो, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज हमेशा जो है बराबर होता है फर्स्ट ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज के। पहले वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये सभी बच्चे नहीं जानते हैं।
ये सभी लोग बताते भी नहीं और सभी बच्चे इस बात को जानते भी नहीं कि एक साल का, देखो एक साल का यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए आया है, 10 रुपया, और एक वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए आया है, 10 रुपया। मीन्स पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज अगर मूलधन समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, तो ब्याज क्या होगा, समान होगा। सभी लोग बात पे सहमत हो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। मतलब एक वर्ष का, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है भैया, ये सभी लोग बताते भी नहीं और सभी बच्चे जानते भी नहीं। जल्दी से नोट करो सब कुछ। अभी एक और बात बतानी है, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही आपको कहीं पर, ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। 10% का ब्याज लगाया गया है, कन्फ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद थोड़ी सी परेशानियाँ आपको हो सकती हूँ, शायद हम आपको समझा ना पा रहे हूँ, ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों, शायद हमारे समझाने में कोई कमी रह जा रही हो। अगर कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट फिर से पढ़ा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप हम हमारे सबसे प्यारे शिष्य हो, सबसे प्यारे विद्यार्थी आप ही हो, आपके लिए हमें सब कुछ करना है, ठीक है। तो आप बता देना अगर कहीं पर कोई समस्या होती है, ठीक है। अगर हमसे मैथ सीखनी है तो आप हमसे अच्छे से जुड़ जाओ, हम आपको मैथ सिखा देंगे। लेकिन आप दूर भागोगे तो फिर हम आपको मैथ सिखा नहीं पाएंगे ना। अगर आप दूर भागोगे तो हम आपको मैथ सिखा नहीं पाएंगे। अगर आपको हमसे मैथ सीखनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपको मैथ सिखा देंगे ना। किसी भी चीज़ को सीखना है तो उससे तो जुड़ना ही पड़ेगा, किसी के बारे में जानना है तो उसके पास तो जाना ही पड़ेगा ना। और मैथ हमारी जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई बनती जा रही है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मैथ से इतना परेशान रहते हैं, इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि मैथ से आसान कुछ है ही नहीं। आपको कुछ कठिन लगता है यार, इतना बेसिक तो चलता है। अगर आपको सही से सिखाने वाला कोई मिल गया तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आप मैथ सीख जाओगे। और मैं मैथ सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। सीखो, मैं हमेशा कहता हूँ मैथ सीखो, मैथ पढ़ो नहीं, मैथ पढ़ने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ है। किसी भी चीज़ को एनालिसिस करो कि इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखो आपको मैथ आ जाएगी। आप जो दूसरे को देख के एनालिसिस कर सकते हो तो मैथ के क्वेश्चन देख के एनालिसिस नहीं कर सकते हो। किसी में क्या करना है हमें, हाँ, इतनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं। चला जाए, अगर हमसे मैथ सीखना है तो आप हमारी हर क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन रखो, हम आपको मैथ सिखा देंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, मैथ नहीं सिखा पाएंगे आपको, ऐसा इम्पॉसिबल है यार, हम सिखा देंगे, ये मेरा दावा है। तुम कैसे कह सकते हो कि हम नहीं सिखा सकते हैं? अभी तक मैंने नहीं सिखाया। आप मेरी बेसिक क्लास, जितने बच्चे आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनसे भी हम एक आग्रह करते हैं कि आप सबसे पहले हमारी बेसिक क्लास को ज्वाइन कर लें, और बेसिक क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको मैथ नहीं आएगी। आप हमारे क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और एक ही टीचर को प्रेफर करिए, एक ही टीचर से पढ़िए, जिससे आपकी समस्याएं जो है वो टीचर समझ सके। आप अपनी समस्याओं को हमें बताते रहेंगे तो हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे ना। चलें, ये बात सबको क्लियर हो गई। ये वाली एक वर्ष का साधारण ब्याज एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए ना, कंटिन्यू पढ़ाने से भी कभी कभी परेशानियां बढ़ती होंगी। हमने इतना समझा दिया, सभी लोग समझ गए। इस बात को ध्यान रखना भैया कि एक वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। एक मेथड से और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जा सकता है, अगर आप चाहें तो ये गुना करके भी निकाला जा सकता है। बताया जाए ना बताया जाए, गुना करके भी निकाला जा सकता है। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये गुना करके भी निकाला जा सकता है। चलिए छोड़िए, ये मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को समझना, अब हम हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का मेन काम किसके ऊपर करेंगे? अमाउंट बटे प्रिंसिपल पे करेंगे। हम सारे क्वेश्चनों का आंसर इससे निकालने का प्रयास करेंगे। हम इसको दो मेथड से पढ़ना
पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला तो फ्रैक्शन मेथड को पढ़ना पहले हम फ्रैक्शन मेथड को प्रेफर करेंगे। दूसरा हमारा A/P वाला मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा अमाउंट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, और ये हमारा प्रिंसिपल होता है। अगर हम अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात बना ले जाएं तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अमाउंट और प्रिंसिपल से क्वेश्चंस को लगाने का तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज में जो चीज़ें हैं अब क्वेश्चन में आती जाएंगी, हम उन समस्याओं को समाप्त करते चले जाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रही है, अगर हमको हमारी पढ़ाई आपके माइंड में जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन किए हुए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए आगे बढ़ें। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अमाउंट और प्रिंसिपल है। बस आप इसको समझो। हम पूरे क्वेश्चन पे अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे। इस बात को समझिएगा। बस हमारे पास सबसे यूनिक कुछ भी होगा तो हम सारे क्वेश्चन को अमाउंट और प्रिंसिपल पे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास धमाकेदार तरीके से, ठीक है। धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं एक शायरी के साथ ना। चलो। मेरी चाहत देखनी है, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रखकर तो देख। मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रखकर तो देख। तेरी धड़कनें ना बढ़ जाएं, तेरी धड़कनें ना बढ़ जाएं तो मेरा मोहब्बत ठुकरा देना। तेरी धड़कनें ना बढ़ जाएं तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना। मेरी चाहत देखनी है तो एक बार अपने दिल को मेरे दिल पर रखकर तो देख ना, यही तो था। हाँ, मेरे दिल पर अपना दिल रखकर तो देख। तेरी धड़कनें ना बढ़ जाएं तो मेरी मोहब्बत को ठुकरा देना। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। इतनी अच्छी शायरी सुनाई है आप लोगों को, एक आध आप भी सुना दिया करो ना। बताइए, कोई परेशानी है? शायरी से हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब अब इस शायरी को मुझे बार बार सुनाने का मन करता है। एक एक शायरी से मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपको भी एनर्जी मिलती होगी, नहीं मिलती? क्या है शायरी हमारी? मेरी चाहत देखनी है, मेरी चाहत देखनी है तो अपने दिल को मेरे दिल पर रखकर तो देख। अपने दिल को मेरे दिल पर रखकर तो देख। तेरे दिल की धड़कनें न बढ़ जाएं, तेरे दिल की धड़कनें न बढ़ जाएं तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना, तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना। कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही अगर आपको हमसे मैथ सीखनी है तो एक बार आप अच्छे से घुल मिल जाइए, और अगर हमने मैथ ना आपको सिखा दी तो आप मुझे ठुकरा देना ना। सेम ऐसे ही मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। अगर मैंने आपको मैथ ना सिखाई तो उस दिन से तुम मुझे ठुकरा देना, कह देना सर आप किसी काम के नहीं हो, मुझे मैथ नहीं सिखा पाए। मैं 100% कहता हूँ आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाओ, हम मैथ सिखा देंगे। लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। बस मेरा एक ही उद्देश्य है। चले फिर, चलो अब शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही धमाकेदार क्लास ना। सिर्फ काम किस पे करना है? अमाउंट और प्रिंसिपल के। सारे हंसी मजाक एंजॉयमेंट हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार क्लास। आइए। वाह, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कह रहा है, एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि जमा की? अब भैया हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं? फार्मूला उठाते हैं, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। इसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 100 रुपये मीन्स प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 100 रुपये दिया गया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दिया गया 10% बटे 100 की पावर n। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को कितने रुपए मिलते हैं? 121 रुपए। मीन्स अमाउंट दिया गया 121 रुपए। ठीक, फिर 121 बटे 100 इक्वल टू 100 एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 10 एक 10 एक 11 बटे 10 की पावर n। फिर क्या करते हैं 11 बटे 100 की ये बन जाता है 11 बटे 10 की पावर 2 इक्वल टू 11 बटे 10 की पावर n। जब आधार बराबर होता है तो प्यारे बच्चों आप क्या करते हो? घातों की तुलना कर लेते हो, बता देते हो n बराबर 2। समय कितने वर्ष आ गया? 2 वर्ष। समय कितने वर्ष आया? 2 वर्ष। तो हम इतनी खिचड़ी क्यों पकाएं? जब हमें करना यही है तो हम इतनी खिचड़ी क्यों पकाएं? क्यों पकाएं? नहीं पकाएंगे। चलो अब देखते हो हम क्या करना है। हमें ये सब नहीं करेंगे हम पेपर में। क्यों करेंगे हम ये सब? ये नहीं करेंगे। चलो हमने क्या कहा? हमें अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। अमाउंट कितने रुपए? 121 रुपए। प्रिंसिपल कितने रुपए? 100 रुपए। ये किसका स्क्वायर है? ये 11 बटे 10 का क्या है? स्क्वायर है। ऊपर क्या आता है? वर्ष। यही तो हमारा समय है। आ गया आंसर। कितना आसान। इतने बड़े क्वेश्चंस को हमने सेकंडों में कर दिया। उतना बड़ा लैंग्वेज लगाने की क्या जरूरत है भैया? हमसे कहा एक महिला ने 100 रुपए उधार लिया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। महिला ने 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपए प्राप्त हुए। अमाउंट 121 रुपए प्राप्त हुए। हमने देख लिया ये क्या है? ये 11 बटे 10 का स्क्वायर है और जो ऊपर आता है वही तो हमारा समय होता है। तो हमारा समय कितना आ गया? 2 वर्ष का आ गया। अब बात को समझना भैया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया। हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल कितना आ गया? 11 बटे 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आसानी से निकाल सकते हो आप। अमाउंट कितने रुपए? 11 रुपए। प्रिंसिपल कितने रुपए? 10 रुपए। मीन्स प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मीन्स आपके पास 10 रुपए थे, आपको वापस कितने रुपए मिले? 11 रुपए। तो कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपया ब्याज मिला। प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करोगे, बटे में प्रिंसिपल 10 दहम 100। कितना परसेंट ब्याज? 10%। देखो 10% का ही तो ब्याज लगाया जा रहा था। देखो कितना आसान है ना? आसान मतलब सेकंडों में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये ढूंढना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसकी घात 4 है। बस आपका आंसर आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। बिल्कुल आइए। कह रहा कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए। 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। आंसर आ गया 10 की पावर 3। तो 3 वर्ष। देखो कुछ करना है। हमने क्या देखा? हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा? 1331 रुपए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1000 रुपए। ये किसका क्यूब है? ये है 11 बटे 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब जो समय होता है ये ऊपर ही तो होता है। आंसर आ गया 3 वर्ष। बस अब देखो बहुत सारे हमें इसका क्यूब नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें 1000 तो पता था ना किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। आंसर आ गया था 3 वर्ष। जैसे ही क्यूब मिले, जैसे स्क्वायर मिले, जैसे ही पावर 4 मिले, हमें ये पता हो जाएगा कि समय क्या आएगा ना। है ना शानदार? मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताते चलो। अगर मज़ा आ रहा तभी ऐसे पढ़ाएं, वरना और तरीका ढूंढने कोई। चलो आओ, सभी लोग समझ रहे हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे? अमाउंट बटे प्रिंसिपल क्या 882 हो जाएंगे? कितने रुपए? 800 रुपये। ठीक है कोई बात नहीं, काटो इसको 2 से। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक 2, ये 2 चौको 8। अब ये देखो 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर। मीन्स 21 बटे 20 का स्क्वायर। कितने वर्ष भैया? 2 वर्ष। आ गया आंसर आपका। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब देखो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखा। देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या है? देखो हम एक बात और आपको साथ में सिखाते ले चलते हैं ना। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है।
है ना। नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल है, ऊपर वाला हमारा क्या है, अमाउंट है। नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल है और ऊपर वाला हमारा अमाउंट है। और प्रिंसिपल में जब ब्याज को जोड़ते हैं तब अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल में जब ब्याज को जोड़ते हैं तब हमें अमाउंट मिलता है। हमने एक बैंक में 20 रुपये जमा किए, हमें 21 रुपये मिले, ब्याज कितने रुपए मिला, 1 रुपये। प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करेंगे, बटे में प्रिंसिपल 20 पंचे 100, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। देखो 5% तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, है ना। शानदार भैया, कोई परेशानी हो रही है आपको कहीं पर? हम ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज को समझाने का प्रयास करेंगे और पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपका साथ और आपका विकास ना, अगर आपका साथ रहा तो आपका विकास जरूर होगा। चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हैं, n का मान क्या होगा? अब देखिएगा, अब समझिएगा, प्रिंसिपल हमारे पास 30,000 रुपये है, इसके ऊपर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो कितने रुपए मिलता है, 4347 रुपये। मीन्स अमाउंट क्या होगा? जब भी आपको अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिएगा। प्रिंसिपल कितने रुपए है, 30,000 रुपये है, ब्याज कितने रुपए है, 4347 रुपये है। 7 4 3 4 3, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। 30,000 बटे में 3 4 3 4 7, 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, प्रयास यही रहेगा कि 3 से कट जाए। 3 एकन्नम 3, फिर 3 एकन्नम 3, 1 हासिल जाएगा, 3 चौको 12, 1 हासिल जाएगा, 3 चौको 12, 3 9 27। मीन्स ये आया क्या, 10,000। अब इसको रख कर देते हैं, इसको तो समझ गए होगे ना, नोट कर लेना इसको। अब ये आ गया आपका 10,000 बटे में 11,449, ये अमाउंट और प्रिंसिपल आ गया। अब हमारे पास एक बात समझ में आ रही है कि ये जो है ये 100 बटे 107 का स्क्वायर होना चाहिए। 100 बटे 107 का स्क्वायर होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आप कैसे समझ गए कि 100 बटे 107 का स्क्वायर होना चाहिए? यही तो आपको सीखना है कि 100 बटे 107 हम समझे कैसे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम समझे कैसे यार। जब हम समझ सकते हैं तो तुम भी समझ सकते हो। कैसे? आओ ना, जब हम समझ गए कि ये 100 बटे 107 है और देखो स्क्वायर बना, हमने समय निकाल लिया 2 वर्ष। कैसे समझे, इस बात को समझो कि सर जी ये कैसे समझा जाए कि ये 107 का स्क्वायर है। सबसे पहले आप 107 का स्क्वायर निकाल के देख लो भैया, हमको भी याद वाद है नहीं, ये सही है या गलत है। निकालो, जल्दी से चेक करो। देखो 107 का स्क्वायर हमने सही निकाल दिया है या गलत निकाल दिया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 107 का स्क्वायर जो निकाला गया है वो सही है या गलत है, बताइए। सभी लोग चेक करिए। क्लियर है भैया? सही है ना? चलो, विश्वास है मेरे ऊपर? चलो ठीक है। आओ, अब मैंने कैसे समझा था भैया, ऊपर जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। सॉरी, हमने कुछ गलत रख दिया हमें लगता है। हाँ, अमाउंट हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, इसको पलट दो यार, कोई बात नहीं। ये हमारा 30,000 प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को ऊपर कर दो और नीचे हमारा अमाउंट कर दो, पलट दो, कोई बात नहीं। A/P या P/A, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है और नीचे वाला हमारा क्या है, अमाउंट है। पलट जाएगा, तभी ध्यान रखना है। देखो प्रिंसिपल 3,000 रुपये ना, जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ते हैं तब अमाउंट मिलता है और अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होगा, कभी भी प्रिंसिपल से कम नहीं हो सकता। मूलधन से ज़्यादा ही हमेशा मिश्रधन होता है, ठीक है। आओ अब समझना हमें कैसे समझ में आया। यहाँ पे ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7% था ना। जब प्रिंसिपल 100 बन रहा था मेरा, तो हमने कैसे सोच लिया कि अमाउंट 107 होगा, क्योंकि भैया जब प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है, थोड़ा सा यार जगह की कमी आ रही। जब प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है और इसका अमाउंट जो है 107 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ ब्याज कितने रुपए मिला, 7 रुपये, और 7 गुणे 100 बटे 100, तो ये 7% बन जाता है। और जब 100 है तो डायरेक्ट 100 से 100 कटता है, ये भी तो ध्यान रखो।
तो जैसे ही हमने 100 देखा तो हमारे दिमाग में आया 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो ब्याज 7 ही रुपये बनना चाहिए, और जब ये 107 होगा तभी तो 100 से 107 घटाओगे तभी तो ब्याज 7 रुपये आएगा, तभी तो वो 7% बनेगा। ये दिमाग लगाया था। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे एक एक क्वेश्चन में। आओ 3200, अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक लगा दिया ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है, तदनुसार निवेश की अवधि क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे। 3362 रुपये हो जाती है, अमाउंट कितना है 3362 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 3200 रुपये, यही तो है। ये किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये काटोगे 2 एकम 2, 1 हासिल जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 एकम 2, मीन्स अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो बना वो 1681/1600 बना। मीन्स नीचे वाला क्या है, वो 40 का स्क्वायर है, ऊपर वाला 41 का स्क्वायर है, ऊपर वाला 41 का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे वाला 40 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 41 का स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई परेशानी यहाँ तक की, सब लोग क्लियर हो ना। अब समय की बात करते हैं। अभी 2 वर्ष हमारा समय पे टिक मत लगाइएगा, अगर आपने 2 वर्ष पे टिक लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसने कहा है ब्याज को त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। अभी तक क्वेश्चन क्या कहता था, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर। जब भी वार्षिक कहता था तो हम डायरेक्ट टिक लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज को त्रैमासिक आधार पर, मीन्स ब्याज जो है 3-3 महीने पे लगाया जाता है। अगर एक साल में 3-3 महीनों पे ब्याज लगाया जाए, 3-3 महीनों पे ब्याज लगाया जाए तो कितनी बार ब्याज लगाना होगा, कितनी बार ब्याज लगाना होगा, टोटल 4 बार, यही तो है। ब्याज कितनी बार लगाना होगा, 4 बार। भैया 3-3 महीनों पे ब्याज लग रहा है तो 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तभी तो 3-3 महीने आएंगे, तो ब्याज कितनी बार लगाना है, 4 बार। तो समय हमें निकालना है, समय हमारा कितना है 2। ब्याज किससे लग रहा है, त्रैमासिक आधार पे लग रहा है। जब हमने त्रैमासिक आधार पे लगाया तो जो एक साल में 12 महीने होते हैं उसको 4 से डिवाइड किया, तभी तो हमारा पता चला कि 3-3 महीने का ब्याज लग रहा है। तो समय को भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितने वर्ष का समय लगेगा, 1/2 वर्ष। तो उस निवेश की अवधि क्या है, 1/2 वर्ष। बात क्लियर है सभी लोगों को, बताइए कोई परेशानी है। भैया त्रैमासिक आधार पर ब्याज लग रहा है, ब्याज हर 3-3 महीने पे ब्याज लग रहा है, तो ब्याज टोटल कितनी बार लग रहा है, 4 बार। तो जो वर्ष आए उसको उतने ही भाग से भाग देना। अगर यही कहता ब्याज छमाही आधार पे लग रहा है तो हम कह देते 2/6 मीन्स 1/3 वर्ष, क्योंकि ब्याज अगर छमाही लगता है तो ब्याज 6 महीने पे लगता, तो ब्याज टोटल कितनी बार लग रहा है, 2 बार। हमेशा जितने, देखो त्रैमासिक आधार का मतलब ब्याज जो वर्ष को कितने से डिवाइड किए, वर्ष को कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। जब छमाही के मतलब आएगा तो वर्ष को कितने से डिवाइड कर रहे हो, 6 से, मीन्स 2 बार, 6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब त्रैमासिक आएगा तो आप वर्ष को कितने से डिवाइड करते हो, 4 से। तो जो सन आए, जो वर्ष आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, और जब छमाही कहते हो तो वर्ष को कितने से डिवाइड करते हो, 6 से, क्योंकि 6 महीने पे ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो आप वर्ष को 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, आओ भी और सारे क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो बनेगा ही, पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। ऐसे क्वेश्चन आप पेपर से लगा लेना, किसी कॉपी से या किसी कॉपी से कह रहा हूँ, किसी किताब से लगा लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज करना, मैं और इसकी एक अलग से क्लास बना दूंगा। आइए, 8,000 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी। मीन्स अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या बनाओगे, रेशियो, 9261/8,000। अब देखो ये सब थोड़ा सा याद है हमें कि ये 21/20 का
क्यूब है। क्यूब आ गया तो आपका समय आ गया कितना, 3 वर्ष। समय आ गया कितना प्यारे बच्चों, 3 वर्ष। क्लियर है। चलें, कितने महीनों में 8,000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे? बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक ना। अरे यार, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? पहले आप एक बात को, इस क्वेश्चन में फिर से हम एक छोटी सी बात को समझा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जब भी ये त्रैमासिक कहेगा तो आप 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने और 3 महीने, तो जो मंथ, जो वर्ष आपको दिया जाएगा उसको किससे डिवाइड कर देना, 4 से। और जब छमाही कहा जाएगा तो 6 मंथ और 6 मंथ, कितनी बार ब्याज लग रहा है, 2 बार। तो जो वर्ष आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, इतना आप याद रखना, ठीक है। चलो, अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आगे बताइएगा, हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आइए, अब यहाँ पे छमाही बात कर रहा ना, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया। अब आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपये है, ठीक है। इसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है CI, वो कितना लग रहा है, 2648 रुपये मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,648 रुपये। आप क्या बनाओगे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल बनाओगे, 10,648 बटे 10, 8,000। काटो इसको, 8 कन्नम 8, 1,000। इसको काटो, 8 कन्नम 8, 2 जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ये देखो बन गया 1331 बटे में 1,000। ये किसका क्यूब है, 11 बटे 10 का क्यूब है, ठीक है। तो वर्ष कितने आ गए, समय तो 3 वर्ष आया, बात को समझते चलिएगा। समय हमारा 3 वर्ष आया। अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर दें तो मंथ कितने होंगे, एक महीने में 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल कितने मंथ हुए, 36 मंथ हुए। बात को समझते चलना, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझो। भैया हमने सबसे पहले वर्ष निकाला कितना, 3। तो हमने कहा 3 वर्ष में कितने मंथ होंगे, 36 मंथ होंगे। उसने ब्याज क्या लगाया है, अर्धवार्षिक, मीन्स 6 मंथ और 6 मंथ, मीन्स ब्याज कितनी बार लगा है, 2 बार में। तो जो आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 18 दूना 36। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने महीने लगेंगे, 18 महीने में लगेंगे। बात क्लियर है सभी लोगों को। जब 3-3 महीने पर ब्याज मिलेगा तो जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना। जब 6-6 महीने पर ब्याज मिलेगा तो जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। बात क्लियर है सभी लोगों को। और ये तो बनाना ही पड़ेगा, अमाउंट बटे प्रिंसिपल तो बनाना ही पड़ेगा। चलो आओ, ये क्वेश्चन तुम लगा लेना। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 9261 हो जाते हैं, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हैं, ठीक है। 9261 हो जाते हैं, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 8,000 रुपये, ठीक। ये क्या है, क्या है भैया, 21 बटे 20 का क्या है, क्यूब है। समय कितना आ रहा है, 3 वर्ष। और लग किस पे रहा, अर्धवार्षिक में 6-6 मंथ पे। जब 6-6 मंथ पे लगेगा तो जो समय आता है उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर बन जाएगा 1 सही 1 बटे 2 वर्ष। आंसर बन गया आपको। बताइए कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर फेंक दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर फेंक दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमें करना है पेपर में, और पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में हम आपको ऐसे ही सिखाने का प्रयास करेंगे। और आप भी हमारे साथ सीखने का प्रयास करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे जितने भी बच्चे मैथ से परेशान हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। हम मैथ सिखा देंगे, ये मेरा दावा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास को शेयर करो, जिससे उनकी समस्याएं भी हमारे सॉल्ट मेथड से समाप्त हो सकें। आइए अब इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा और x का मान बताइएगा कितने वर्ष आएगा। तुम सब लगा लोगे अब, अगर अब नहीं लगा पाओगे तो बेकार हो जाएगा यार। 30,000 रुपये है, कितना हो जाता है, 3993। प्रिंसिपल बटे अमाउंट, अमाउंट बटे प्रिंसिपल बनाओ, नहीं तो तुम लोग सब भूल जाओगे। अमाउंट बटे प्रिंसिपल बनाओ, कितना, 3993 बटे में कितना, 3,000। काट दो, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, तो क्या 1331 बटे कितना,
1000। ये किसका क्यूब है? ये 11/10 का क्यूब है। तो समय कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। समय हमारा आ गया 3 वर्ष। अच्छा भैया, समय तो उसने दे रखा 3 वर्ष, चलो हमने फर्जी निकाल डाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने जो पूछा उसको निकालते हैं। उसने कहा 100% मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कोई बात नहीं, आओ अब तो और जल्दी निकल जाएगा। अमाउंट और प्रिंसिपल आपने कितना निकाला? 11/10। 10 रुपये प्रिंसिपल है, 11 रुपये अमाउंट है। कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपये। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा, बटे में कितना? प्रिंसिपल 10 दहम 100। तो कितने परसेंट ब्याज लग रहा है? 10% के रेट से लग रहा है। आपका आंसर आ गया। बस हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो या समय निकालना हो। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष कहा था, देखो क्यूब भी 3 ही वर्ष का बना, ये भी ध्यान रखना है। जितने वर्ष कह देगा उतने ही वर्ष का आपको स्क्वायर बनाना है या उतने ही वर्ष का आपको क्यूब बनाना है। उसने 3 वर्ष कहा, हमने 3 वर्ष का क्यूब बना दिया। तो 11/10 अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बन गया। 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो ब्याज निकाल लिया कितने रुपए? 1 रुपये। प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करते हैं, अपॉन में प्रिंसिपल आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है कितना? 10%। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास समाप्त होती है आपकी आज की। चलिए आइए, हमें पास 10,000 रुपये मीन्स अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बना दो भैया। 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 11,664 रुपये हो जाते हैं। 11,664 रुपये हो जाते हैं क्या? 10,000 रुपये। अब बात समझना, ये 10,000 है तो ये 100 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 108 का स्क्वायर है। लो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बन गया। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो क्या बना? अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बना 108/100। कितने रुपए ब्याज दिया गया? 100 रुपये आपने उधार लिया था, 108 रुपये दिया, तो ब्याज कितने रुपए दिया? CI बराबर 8 रुपये दिया। प्रतिशत में बदलना है, 8 × 100 बटे में प्रिंसिपल। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो ब्याज आपने कितना दे दिया? 8%। कितना आसान है। और 100 जब भी 100 हो तो ये लाइन भी करने की जरूरत नहीं है। जब प्रिंसिपल आपका 100 रुपया हो तो आपको ये भी लाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 108 से 100 घटा दो और आंसर लगा दो 8%। आपको समय बचाना है भैया, एक एक स्टेप करके वहाँ नहीं दिखाना है। पेपर में ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सीधे आप यहाँ पे आओ। इस पेपर में जब हम जाते, हमको मेरी बातों को समझो, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते 108/100 और 100 से 8 घटा देते, 8% आंसर लगा देते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करा करो आप लोग, थोड़ा सा तो माइंड का यूज़ करो यार। आप लोग के पास इतनी बुद्धि, पैसा तो बहुत अच्छे से खर्च कर लेते हो पिताजी का, और अपनी जो बुद्धि है इसको काहे नहीं खर्च करना चाहते हो? इसको भी खर्च करो ना। पिताजी का पैसा तो खूब उड़ा दो, जितना मन हो उतना खर्च कर डालो। और एक छोटा सा दिमाग लगाना होता है तो उसको नहीं लगाना है। फिर कहोगे सर जी पता नहीं क्या बता के चले गए, समझे में नहीं आवा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहो ना। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल हम लोग एक धमाकेदार और क्लास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी लोगों का।